हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एफजी लॉ किट। आज की वीडियो का टॉपिक है सॉवरेन, डिप्लोमेटिक एंड कॉन्सुलर इम्यूनिटी एंड प्रिविलेजेस। ये टॉपिक रिवॉल्व करता है डिप्लोमेटिक रिलेशंस के अराउंड एंड एज सच हम पहले समझेंगे डिप्लोमेटिक रिलेशंस के कॉन्सेप्ट को, उसके बेसिस को और क्लासिफिकेशन ऑफ डिप्लोमेटिक एजेंट्स को। इसको फॉलो करते हुए हम एलाबोरेट करेंगे सॉवरेन और नॉन सॉवरेन एक्ट्स और कॉन्सुलर रिलेशंस को। तो अब हम आते हैं डिप्लोमेटिक रिलेशंस पर। डिप्लोमेटिक रिलेशन सिंपली एक तरीका होता है जिससे कि स्टेट्स आपस में फ्रेंडली और म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशंस बनाते हैं। डिप्लोमेटिक रिलेशंस यूजुअली इन्वॉल्व करते हैं एक्सचेंज ऑफ डिप्लोमेटिक मिशन, जिससे स्टेट्स अपनी एम्बेसीज इस्टेब्लिश करती हैं दूसरे स्टेट्स में। ये मिशंस परमानेंट या रेगुलर इंटरवल्स पे कंडक्ट किए जाते हैं। सिमिलरली स्टेट्स को अगर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की मेंबरशिप सस्टेन करनी हो तो उनके लिए ज़रूरी होता है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजना फॉर नेसेसरी कॉन्फ्रेंसेस एंड कमिटीज सेट अप बाय दीज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। डिप्लोमेटिक रिलेशंस को गवर्न करने वाले लॉज दिए गए हैं वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस में। अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डिप्लोमेटिक एजेंट्स पर। डिप्लोमेटिक एजेंट्स तीन तरह के होते हैं। फर्स्ट, एम्बेसडर्स एंड लेगेट्स। सेकंड, मिनिस्टर्स प्लेनिपोटेंशियरी एंड एनवॉयज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। 3. Chargé d'affaires। एम्बेसडर्स स्टेट्स द्वारा भेजे हुए परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं दूसरे स्टेट्स में। ये एम्बेसडर्स अपने स्टेट एम्बेसी या मिशन के हेड होते हैं रिसीविंग स्टेट में। सिमिलरली पोप के द्वारा अपॉइंट किए गए परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव्स को लेगेट्स बोला जाता है। मिनिस्टर्स प्लेनिपोटेंशियरी और ऑनवॉयज एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिप्लोमेटिक एजेंट्स एम्बेसडर्स और लेगेट्स से नीचे रैंक वाली एजेंट्स होते हैं। इनकी इम्यूनिटीज़ और प्रिविलेजेस उनसे रिलेटिवली कम होती हैं। चार्जे d'affaires को डेप्यूटी एम्बेसडर्स भी बोला जाता है। ये एजेंट्स एम्बेसडर की एब्सेंस में एम्बेसडर की अथॉरिटी और ऑफिस अज्यूम करते हैं। अब समझते हैं डिप्लोमेटिक प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज़ को बनाने के पीछे का रीज़न। इनको हम समझेंगे दो थ्योरीज़ के द्वारा। फर्स्ट, एक्स्ट्रा टेरिटोरियलिटी थ्योरी और दूसरा फंक्शनल थ्योरी। पहली थ्योरी है एक्स्ट्रा टेरिटोरियलिटी थ्योरी। इस थ्योरी का बेसिस फॉर ग्रांट्स ऑफ डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी ये कंटेंट करके किया जाता था कि डिप्लोमेटिक एजेंट्स और मिशंस सेंडिंग स्टेट्स की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के बाहर होते हैं। इस थ्योरी को आज के समय में माना नहीं जाता है एज अपोज टू द नेक्स्ट थ्योरी। अगली थ्योरी है फंक्शनल थ्योरी। फंक्शनल थ्योरी डिप्लोमेट्स की वर्किंग्स का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखती है। इस थ्योरी के अंडर डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी इसलिए ग्रांट की जाती है ताकि एजेंट्स रिसीविंग स्टेट में अपने फंक्शंस अनडिस्टर्ब्ड कैरी आउट कर सकें। इस थ्योरी का दूसरा एस्पेक्ट स्टेट्स की रिकग्निशन और इंडिपेंडेंस पे भी बेस्ड है। इस एस्पेक्ट को एलाबोरेट करते हुए ये कहा गया है कि डिप्लोमेट्स को इम्यूनिटी उनके स्टेट्स की सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट और कंसिडर करते हुए ग्रांट की जाती है। अब जानते हैं डिप्लोमेट्स की इम्यूनिटीज़ के बारे में। डिप्लोमेट्स को रिसीविंग स्टेट में कई तरह की इम्यूनिटीज़ मिलती हैं, जैसे कि पर्सनल इनवायलेबिलिटी, इम्यूनिटीज़ फ्रॉम क्रिमिनल, सिविल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिस्डिक्शन ऑफ द रिसीविंग स्टेट। पर्सनल इनवायलेबिलिटी को डिफाइन किया गया है वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस के आर्टिकल 29 में। यह आर्टिकल स्टेट करता है हर डिप्लोमेट के पर्सन की इनवायलेबिलिटी को। इस आर्टिकल के थ्रू डिप्लोमेट्स को अरेस्ट या डिटेन नहीं किया जा सकता और रिसीविंग स्टेट पर ऑब्लिगेशन होती है टू ट्रीट डिप्लोमेट्स विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड टू प्रिवेंट एनी अटैक ऑन हिज पर्सन, फ्रीडम और डिग्निटी। सिमिलरली आर्टिकल 30 प्रोवाइड करता है कि हर डिप्लोमेट का रेजिडेंस और पोजेशन भी इनवायलेबल है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 31(3). वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस का आर्टिकल 31(1) बिना किसी एक्सेप्शन के डिप्लोमेट्स को रिसीविंग स्टेट की क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन से इम्यून बनाता है। अगर कोई डिप्लोमेट ग्रेव ऑफेंस कमिट करे तो वो पर्सोना नॉन ग्राटा या पर्सन नॉट वेलकम डिक्लेयर किया जा सकता है बाय द रिसीविंग स्टेट, पर उस डिप्लोमेट के अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग्स या अरेस्ट इशू नहीं किया जा सकता है। सिमिलरली आर्टिकल 31(1) एक डिप्लोमेट को रिसीविंग स्टेट की एडमिनिस्ट्रेटिव और सिविल जुरिस्डिक्शन से भी इम्यूनिटीज़ देता है सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सेप्शंस जो यहाँ दी गई हैं। आगे बढ़ते हुए हम जानेंगे सॉवरेन और नॉन सॉवरेन एक्ट्स के बारे में। सॉवरेन एक्ट्स वो होते हैं जो एक स्टेट इशू करता है अपने स्टेट अपैरेटस या ऑर्गन्स के थ्रू। ये एक्ट स्टेट अपने टेरिटरी को मैनेज और गवर्न करने के लिए करता है। इसके एग्जाम्पल्स इंक्लूड करते हैं इनैक्टिंग ऑफ डोमेस्टिक लॉज, एस्टैब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस, एंटरिंग इनटू ट्रीटीज एट्सेट्रा। सॉवरेन एक्ट स्टेट पर बाइंडिंग होते हैं और लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करते हैं जो इंटरनेशनल लॉ के अंडर इन्फोर्सेबल भी होते हैं। नॉन सॉवरेन एक्ट्स नॉन स्टेट एक्टर्स द्वारा लिए जाने वाले एक्शंस को कहा जाता है। सिंस नॉन स्टेट एक्टर्स लीगली रिकग्नाइज्ड स्टेट्स या सॉवरेन नहीं होते हैं, इनके किए जाने वाले एक्ट्स को यूजुअली इलीगल माना जाता है अंडर इंटरनेशनल लॉ।
इन एक्ट्स के एग्जाम्पल्स इंक्लूड करते हैं एक्ट्स ऑफ टेररिज्म, पायरेसी, ब्रीच ऑफ इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स ऑफ सॉवरेनिटी एंड नॉन इंटरवेंशन एट्सेट्रा। सॉवरेन और नॉन सॉवरेन एक्ट्स को यहाँ एलाबोरेट किया गया है। अब हम आते हैं कॉन्सुलर रिलेशंस पे। कॉन्सुल्स डिप्लोमेट से अलग होते हैं इन देयर फंक्शंस एंड पर्पस, पर दोनों ही अपने स्टेट से भेजे हुए एजेंट्स होते हैं। कॉन्सुल्स की इम्यूनिटीज़ और प्रिविलेजेस डिप्लोमेट्स के कंपैरिजन में कम भी होती हैं। कॉन्सुल्स के फंक्शन इंक्लूड करते हैं रिसीविंग स्टेट में अपने स्टेट के सिटीजन्स की प्रोटेक्शन और सेफ्टी को इंश्योर करना, पासपोर्ट्स और वीज़ास को इशू करना, इकोनॉमिक और कल्चरल रिलेशंस को डेवलप करना एट्सेट्रा। कॉन्सुलर रिलेशंस को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया था वियना कन्वेंशन ऑन कॉन्सुलर रिलेशंस ऑफ 1963। कॉन्सुल्स की इम्यूनिटीज़ इंक्लूड करती हैं ज्यूरीज में सर्व करने से एग्जेम्पशन इन स्टेट्स दैट होल्ड ज्यूरी ट्रायल्स, inviolability of their official papers and archives, their right to be granted bail if accused for a crime, etc. वियना कन्वेंशन ऑन कॉन्सुलर रिलेशंस का आर्टिकल 31 ये प्रोवाइड करता है कि रिसीविंग स्टेट कॉन्सुलर प्रमाइसिस के उस पार्ट जिसमें कॉन्सुल्स का काम होता है वहाँ एंटर नहीं कर सकती एक्सेप्ट विदाउट परमिशन। ये परमिशन इमरजेंसी केसेस में अज्यूम कर ली जाती है, जैसे फायर ब्रेकआउट्स या दूसरी सिचुएशंस जहाँ प्रॉम्प्ट प्रोटेक्टिव एक्शन ज़रूरी हो। अब हम आते हैं इस टॉपिक के केसेस पर। पहला केस है केस कंसर्निंग यूएस डिप्लोमेटिक एंड कॉन्सुलर स्टाफ इन तेहरान। इस केस में ईरान में बेस्ड यूएस एम्बेसी पर अटैक किया गया था बाय सम आर्म्ड इरानियन स्टूडेंट्स जो इमाम्स लाइन के मुस्लिम स्टूडेंट फॉलोअर्स थे। इस अटैक का ऑब्जेक्टिव इरानियन रेवोल्यूशन को सपोर्ट दिखाने के लिए था। इस अटैक में 60 से ज़्यादा डिप्लोमेट्स को हॉस्टेज बना के रखा था फॉर ओवर अ ईयर, और इस टेक ओवर के दौरान इरानियन गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया। डिप्लोमेटिक मीटिंग्स अरेंज करवाने की रिक्वेस्ट्स भी डिनाई कर दी गई बाय द इरानियन अथॉरिटीज़। इस केस में आईसीजे ने 2 क्वेश्चंस को एनालाइज किया। पहला क्वेश्चन ये था कि क्या अटैक करने वाले इरानियन स्टूडेंट्स गवर्नमेंट के एजेंट्स थे। दूसरे क्वेश्चन में कोर्ट ने एम्बेसी के टेक ओवर के बाद के इवेंट्स को एनालाइज किया। आईसीजे ने अपने डिसीजन में ईरान को ऑर्डर किया यूएस एम्बेसी और उसके एजेंट्स को रिस्टोर करने का और उनको प्रोटेक्शन देने का एज पर द वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस। अब आते हैं जाधव केस पे, जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच था। इस केस में पाकिस्तान ने इंडिया के एक नेवल ऑफिसर कुलभूषण सुधीर जाधव को एस्पियोनाज के बेसिस पर अरेस्ट किया था। सब्सिक्वेंटली पाकिस्तान के मिलिट्री कोर्ट ने कुलभूषण जाधव को डेथ पेनल्टी अवॉर्ड की थी। इंडिया के प्रिंसिपल कंटेंशंस ये थे कि 1. पाकिस्तान ने इंडिया को जाधव के अरेस्ट को इमीडिएटली इन्फॉर्म करने में नेग्लिजेंस दिखाई। 2. पाकिस्तान ने जाधव को उनको इंडिया के कॉन्सुलर ऑफिशियल्स या अपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव से मिलने नहीं दिया, विच वॉज एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ आर्टिकल 36 ऑफ द वियना कन्वेंशन ऑन कॉन्सुलर रिलेशंस। 3. आर्टिकल 36 पैसेज 1 स्टैट्यूट ऑफ द आईसीजे और आर्टिकल 1 ऑफ ऑप्शनल प्रोटोकॉल टू द वियना कन्वेंशन ऑन कॉन्सुलर रिलेशंस ऐसी डिस्प्यूट्स की कंपल्सरी सेटलमेंट डिमांड करता है। ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान के कंटेंशंस ये थे कि 1. पाकिस्तान ने इंडिया को इन्फॉर्म किया था रिगार्डिंग जाधव्स अरेस्ट 3 weeks आफ्टर हिज अरेस्ट। 2. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है इस डिस्प्यूट को जज करने में, एज ये सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के इंटरनल डिस्प्यूट है। एज सच इंडिया का एप्लीकेशन एडमिसिबल नहीं है कोर्ट में। कोर्ट ने अपने डिसीजन में ये स्टेट किया कि आईसीजे के पास पूरी जुरिस्डिक्शन है इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की। फिर कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि पाकिस्तान ने वियना कन्वेंशन ऑन कॉन्सुलर रिलेशंस के आर्टिकल 36 पैराग्राफ 1B को वायलेट किया है, जिसके चलते जाधव के अरेस्ट की इन्फॉर्मेशन इंडिया को विदाउट डिले मिल जानी चाहिए थी। फाइनली कोर्ट ने ये होल्ड किया कि कुलभूषण जाधव का ट्रायल बाय द पाकिस्तानी मिलिट्री कोर्ट वॉज होल्ली फार्सिकल इन नेचर। इसी के साथ आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग FG लॉकेट।